ऐसा अवसर मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन एक बार एक कार्यक्रम में डॉक्टर प्रिया भावे और हम एक साथ थे, वहाँ उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे फिर आग्रह किया कि मैं चाहती हूँ कि इस विषय पे आप कुछ आपके एंगल से बताएं। तो दरअसल मेरे अभी परिचय में आपने सबने सुना होगा कि मेरा जो रुचि का विषय धर्म है और अध्यात्म है। टेक्निकल विषय से तो डॉक्टर डेंगरे ने आपको बहुत अच्छा बताया, कुछ जानकारी तो मुझे भी आज पहली बार मिली। दो मेरा बेटा जो है पत्नी साथ में 23 साल का है, पीजी कर रहा है, बेटी अभी 12th में है। तो हम लोग सब इस दौर से काफ़ी पहले से गुजर चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपीरियंस करने के बाद ही जान पाते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ बताता है भाई तो हम समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रिया भाई मैम को थैंक्स कहूँगा कि आप सबसे बात करने के लिए उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। शिल्जा मैडम ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया मुझे, जब तक मैं यहाँ इस हॉल में आ नहीं गया तब तक वो मेरे पीछे थी और बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर डेंगरे का मुझे सुनने को मिला, मेरा भी स्पेशल नॉलेज इनहेंस हुआ है। लेकिन मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, मैं टेक्निकल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा मेडिकल का नॉलेज मुझे शून्य है। लेकिन चूंकि मैं पिता हूँ 2 बच्चों का और जो उस समय इनकी अवस्था थी, उन अवस्था को देखकर जो मन में सवाल हमारे आते हैं, जैसे जब हम पहली बार जब महिलाएं ये डिक्लेयर होती है पॉजिटिव हैं, उस दिन से आप सब भी अनुभव से गुजर रहे होंगे कि डॉक्टर्स को, अभी मैं डॉक्टर्स और टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं करूँगा, मैं घर और सामाजिक टर्म्स से बात करूँगा क्या। तो वहां से शुरू होता है कि एक ओवर केयर की भावना सबके मन में आ जाती है। पति, माँ, सास, ससुर सबके मन में आ जाता है कि बेटा तुम ध्यान रखना, अपना बहुत ध्यान रखना। उसके अंदर जो एक प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होना शुरू होते हैं और ऊपर से फिर ये सारी चीजें भी आना शुरू होती है। तो एक लगता है कि अरे क्या करना, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अलग है, ये अलग बता रहा है, ये खाओ मत खाओ, ये उठाओ मत उठाओ, यहाँ जाओ वहाँ मत जाओ, ये सब क्या लगा रखा है और इतनी सारी चीजें। तो कई बार कुछ भाई माओ के मन में आता है कि मैंने तो मुझे कुछ भी नहीं करना। एक तो ये मन में आ जाता है कि मैं कुछ नहीं करती, मैं तो सोती हूँ आराम करूँगी। कुछ और वजह से हो जाती है, और कॉन्शियस हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में करें क्या। तो कई बार होता है कि जब निर्देशों का भी अतिरेक हो जाता है, ये करो ये मत करो, ये करो वो मत करो, तब भी हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली करना क्या है। तो वो अवस्था हो जाती है। दूसरी अपनी भी एक अपेक्षा होती है, मतलब एक हो गया असमंजस, एक होती है अपेक्षा। भारत में सामान्य रूप से बच्चे को लेकर जो अपेक्षा होती है वो आपको पता है कि बच्चा एक तो कोर होना चाहिए। ये अब काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई है जब से हम लोग थोड़ा जेंडर को लेकर जो हमारा बायस एक एटीट्यूड था समाज का वो न्यूट्रलाइज हुआ है। कुछ जगह पे रंग को लेकर भी हाँ हो। जब हम छोटे थे हमको था कि हाँ बेटा होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आप गोरा, या क्या बात है। इन्होंने बात कही कि दिमाग में रहता कि गोरा होना चाहिए, एक तो बेटा हो और दूसरा गोरा हो। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू से चला आ रहा है हमारे दिमाग में। तो वो भी एक अपेक्षा रहती है, मतलब इधर एक आकांक्षा हो गई, इधर एक अपेक्षा हो गई। अब हम वास्तव में देखें तो मेडिकल साइंस और जो टेक्नोलॉजी से हम सारी चीज़ों को, उसके डेवलपमेंट को देखते हैं, बच्चे के गर्भ में कैसा वो विकसित हो रहा है, क्या क्या उसकी अवस्था अभी हो रही है। अभी जैसे मैडम ने बताया, इतने सारे डिवाइसेज, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, हाईटेक, हाई एंड पे सारी मशीन्स आ गई हैं और हम सब देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं, कब कब होता है, हो रहा है ये देख सकते हैं। लेकिन वो कैसे होता है उसके लिए हमारे शास्त्र में कुछ कहा गया है, मैं उस पर बात करता हूँ। तो हमारा जो चक्र है, पहले हम उल्टा देखते हैं इस विषय को। चक्र क्या है, जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और उसके बाद फिर से जन्म। ये चक्र चला आता है, चला आता है। आज विज्ञान ये मानता है कि शरीर, हमारा जो शरीर है वो पदार्थ से बना है, जो हम पंचतत्व की बात करते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, सबको पता है। और दूसरा उन्होंने कहा एनर्जी है। अगर कुछ यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो मुझे ख्याल से उनको ध्यान में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 पार्ट है बॉडी में, एक बॉडी जो हमको दिख रही है और एक एनर्जी जो रहती है। और ये जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है और फिर समाप्त हो जाता है। अब ये सब मैं इस समय क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए जब ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो साइंस कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। साइंस कहता है ऊर्जा किसी प्रकार से नष्ट नहीं की जा सकती, ना
उसको उत्पन्न की जा सकती है, केवल उसके फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है, यानी उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। ये विज्ञान भी कह रहे हैं। यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, नैनम छिद्राणि शस्त्रंति नैनम दधिभावः। उसी एनर्जी के लिए कहा गया था जिसको हमारे शास्त्र में आत्मा कहा है। तो जब हम इस चीज को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। जब किसी की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि एक प्रकृति में मृत्यु होना भी एक बहुत विशेष घटना होती है। देखिएगा ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत पहले से लक्षण दिखने लगते हैं, सारी परिस्थितियां बनने लगती हैं। और केवल जीवित ही नहीं, अजीवित भी वस्तुएं हैं वो भी कारण बन जाती है। आपने देखे होगा जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कई वस्तुएं ऐसी होती है जीवित नहीं है, लेकिन वो जुड़ती हैं और व्यक्ति चला जाता है। तो जिस प्रकार से मृत्यु प्रकृति में एक बहुत बड़ी घटना है, उस प्रकार से जन्म भी बहुत बड़ी घटना है। जब पति का अंश और पत्नी का अंश दोनों मिलते हैं तो एक प्रकार का, अब यकीन मानिएगा उसको, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी से देख सकते, हमारे शास्त्रों में कहा है कि एक बहुत बड़ा घटना होती है, एक बहुत बड़ा विस्फोट मान के चलिए, उसी प्रकार का एक विस्फोट जैसा होता है। और जब ये मिलन होता है तो ऐसी एनर्जीज जो पदार्थ से चली जा चुकी है वो एनर्जीज कॉस्मोस में होती है। हमने कहा है, हमने देखा है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो वो जो एनर्जीज है जो रिलीज हो गई उस बॉडी से, पर्टिकुलर बॉडी से, वो इस कॉस्मोस में, इस अखिल ब्रह्मांड में अलग अलग लेयर पे सर्वाइव कर रही है। अब जैसे ही ये विस्फोट हुआ, अब उसको जानकारी में आया कि अब यहाँ पे एक स्कोप मेरे लिए बनता है, अब मैं ये जो शरीर बनने जा रहा है इस शरीर में मैं प्रवेश कर सकता हूँ, और फिर जो मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, जो मैं करना चाहता था वो पूरा कर सकता हूँ। तो ऐसी एनर्जीज का फ्लो आपके आसपास वो आने लगता है। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते थे, जैसे मैं भी एक प्रसंग सुनाता हूँ। मेरे एक परिचित मित्र हैं, शायद हो सकता है आप में से कुछ उनको जानते हो, राजेंद्र ब्रह्मी जी। मैडम ने भी एक शब्द उपयोग किया था, डाउन सिंड्रोम। वो डाउन सिंड्रोम से जो बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम से सफर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग पे काम करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए काम करते हैं। उनको कैसे, नॉर्मल तो जीवन हो नहीं सकता लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर सके, खुद किसी पे डिपेंड रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा सर ये बताइए कि आप कहीं 200 या 250 बच्चे होंगे जिसको काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आपने कभी ऐसा कुछ सर्वे किया कि जो माताएं, इनकी जो माताएं जिनके बच्चे हुए हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या किया और क्या नहीं किया जिसके कारण डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे थे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने जो मुझे कहा कि सर हमने जो डाटा इकट्ठा किया उस डाटा में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि इन माताओं ने जो इनको हमारे दो चीजें दुनिया की देखी, एक करना और एक नहीं करना, डूज एंड डोंट्स है, जिसको हमारे यहाँ मैडम तो योगा की विशेषज्ञ जानते हो, यम और नियम हमारे कहा गया, बहुत सिंपल। तो उन्होंने कहा कि ये माताएं, इनको जो नहीं कहा गया था वो उन्होंने किया। उसमें सबसे मेजर जो उन्होंने बताया मुझे कारण, ये देखिए वो व्यक्ति बता रहा है जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों पे काम कर रहा है, जिसने रिसर्च किया, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि सर ये लोग, ये महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर निकली थी। ये सबसे बड़ा एक फैक्ट आया है कि उनके ग्रहण के दौरान, ड्यूरिंग इक्लिप्स, वो बाहर निकली। ये मेरे डाटा में आया है, ये उनका कहना है, राजेंद्र ब्रह्मी जी का, मेरा वर्जन नहीं है। तो किस प्रकार से कौन सा नेचुरल फिनोमिना जो भी घट रहा है वो क्या इफेक्ट डालेगा, वी डोंट नो। ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर रहा हूं मैं, या मैं करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, ये उन्होंने जो ढूंढे डाटा दिया वहां बोलता सिंपली। अब एक उदाहरण, क्या होता है जब गर्भ संस्कार की बात आती है तो बार बार आप सब भी बार बार सुनते होंगे, अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे विचार मन में आना चाहिए, और ये मोबाइल लेवल से दूर रहो, है ना, OTT प्लेटफॉर्म छोड़ दो, टीवी देखना बंद कर दो, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप मिल रहे होंगे लगातार। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई है, शायद मैडम आपने पढ़ी होगी, बेबी पॉड। एक साइंस फिक्शन है वो, लेकिन देखिए साइंस फिक्शन में रहता है तभी वो रियलिटी में भी कन्वर्ट होता है, पहले फिक्शन से स्टार्ट है। उन्होंने कहा एक बेबी पॉड होगा, उस पॉड में हम इस प्रकार से बच्चे को कल्टीवेट कर पाएंगे, वो हमको देख भी सकेंगे। आपको क्या लगता है पॉड जो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमने सुना है? याद है कि पॉड टेक्नोलॉजी के पुराने समय हमने कहीं पढ़ा हो, सुना हो? गर्भ संस्कार के टाइम पे हमेशा एक नाम बार बार आता है, कि उदाहरण बार बार आता है, अभिमन्यु, सबने सुना होगा ना अभिमन्यु। लेकिन इसी महाभारत का एक उदाहरण है, और वो है कौरवों का जन्म। कौरवों का जन्म का उदाहरण क्यों आपको दे रहा हूं कि जो कौरव जो थे ना वो 100 बेबी पॉड से थे। आपने अगर महाभारत देखी होगी
तो उसमें केवल कुंभ कहा गया है कि 100 कुंभ थे, और एक टेक्निक का उपयोग करके वो कुंभ को रखा गया था, उसमें वो कल्टीवेट हुए कौरव। अब होता क्या था आप ये देखिए, निश्चित जब वो 100 पॉड इस भी लैब में होंगे, धृतराष्ट्र और गांधारी वहां जाया करते होंगे, बात किया करते होंगे। धृतराष्ट्र का चरित्र आपको महाभारत में सबको पता है। एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरे इस अपंगत्व के कारण मुझे एक तो पहले राज नहीं मिला, तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन था। जब मिल गया तो ये इनसिक्योरिटी थी कि ये राज चला न जाए, वो चला न जाए, उस इनसिक्योरिटी के कारण वो किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हुआ करता था। एग्रेशन भी बहुत था। तो ये जो एग्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन था, डिप्रेशन था, ये सारी चीजें को लेकर गांधारी और वो बातें करते रहे होंगे। और वो जो नंबर 1 या नंबर 2 के पॉड होंगे ना, उनके सामने ज्यादा करते हैं कि 100 के पास जाने की शायद समय नहीं मिलता। तो जो नंबर 1 का पॉड था शायद वही दुर्योधन हुआ, नंबर 2 का दुशासन, क्योंकि वो बातें ऐसी है ना, फ्रस्ट्रेशन वाली, डिप्रेशन वाली, एग्रेशन वाली, इनसिक्योरिटी वाली। तो जैसी बातें माँ बाप ने वहां की, उसका इम्पैक्ट वो पॉड के माध्यम से गया। तो जब हम करते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि अभिमन्यु का जो उदाहरण पॉजिटिव वे में है, तो महाभारत में ही दुर्योधन, दुशासन और उनके जो 98 भाई बहन है, उनका भी उदाहरण महाभारत में है। तो हमको ध्यान क्या रखना है? वाह वाह, मैं केवल 2 या 3 बातें आपसे कहूंगा, क्योंकि मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आपके मन की बात शायद मैं कर पा रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। तो होता क्या है कि जब ये एनर्जी इस बॉडी में आती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अपने शास्त्रों में कहा गया, एनर्जी उस मैटर में यानी बॉडी में आई, तो क्या ऐसी आ जाती है या कुछ और उसमें उसके फोल्ड्स होते हैं? तो जी हाँ, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 5 फोल्ड्स होते हैं। आयुर्वेद भी कहता है, एक होता है अन्नमय कोश, एक होता है प्राणमय कोश। ये कोश यानी वो सेल, जैसे अब प्याज होता है ना अपना, प्याज कैसा होता है, एक खोल, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, आप समझिए 5 खोल होते हैं। तो अन्नमय कोश, ये अन्न से जो है, जो हम अन्न खाते हैं, मैडम ने भी बताया कि माँ की खून से बेटा सींचता है, बिल्कुल सही। तो जो हम अन्न खाते हैं, वो अन्न कन्वर्ट होता है खून में। तो जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा भोजन हम इस अवधि में करेंगे, वही खून वैसा कन्वर्ट होगा, वो फिर उससे बच्चा डेवलप होगा। तो हम किस प्रकार के शरीर बच्चे का चाहते हैं? आज मैडम है नहीं, प्रिया मैडम, आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, प्रिया मैडम के पेशेंट होंगे, उनसे ट्रीटमेंट ले रहे होंगे कि मैडम, प्रिया मैडम को आयरन लेडी का खिताब मिला है। क्या जानते हैं आप? सभी जानते हैं आयरन लेडी। तो आयरन लेडी जैसी स्टेमिना लाना, तो उनके माता पिता, अब मैं नहीं जानता उनको, तो उन्होंने उस समय क्या आहार लिया होगा जो इतना फौलादी बदन जो है उनका बना। तो निश्चित रूप से हम जैसा बदन अपने बच्चे का चाहते हैं, वैसा आपको खान पान करना पड़ेगा। तो अन्नमय कोश जो है वो काम करता है, यानी अन्न जो काम करता है वो शरीर के निर्माण का काम करता है। लेकिन हमारा मनुष्य का शरीर केवल शरीर तो है नहीं, शरीर के अलावा भी एक चीज होती है उसमें, और वो होता है फिर प्राणमय कोश। दूसरा जो फोल्ड बताया उसमें प्राणमय कोश होता है। अब प्राणमय कोश क्या है? जो हम श्वास लेते हैं। देखिए, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, सबसे पहले क्या हो जाता है? हम डॉक्टर्स क्या देखते हैं? श्वास चल रही है, ब्रीदिंग चल रही है। श्वास का चला जाना, यानी उस एनर्जी ने वो बॉडी छोड़ दी। तो ये जो श्वास है, इसको हमारे यहाँ कहा गया प्राणमय कोश। और इसके भी 5 डिवीजन अपने यहाँ किए गए। 5 डिवीजन क्या किए गए? तो पहला प्राण, यानी उसमें हम जो श्वास लेते हैं, ये काम करता है हमारी नासिका और कंठ जो नली, इस पार्ट का वो काम करता है। हमने श्वास लिया, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर दूसरा होता है समान। अब वो समान वायु मतलब क्या है? तो कंठ से नीचे और नाभि के बीच तक, इसमें जो पूरा काम होता है, उसके बीच में क्या होता है? आपने देखिए, हमारा जो है लंग्स है, हमारा लीवर है, तो डाइजेशन का काम भी यही करता है। जैसे हम खाना खाने तक का तो हमारे हाथ में होता है, देखिएगा, क्या पचाना अपने हाथ में है? हम कुछ कोशिश कर सकते हैं उसको पचाने की? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होता है। कौन करता है? तो ये प्राण ही करता है। ये जो एनर्जी है, तो पहले प्राण, फिर दूसरा हुआ समान, तीसरा होता है अपान। अब ये अपान वाला जो पार्ट है उस प्राण का, वो नाभि के नीचे से काम करता है। तो खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए जो अपान वायु है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नाभि के नीचे काम करता है। और जितना भी हमारा मल मूत्र का विसर्जन, आपका जो रजस्त्राव होता है महिलाओं का, और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी, वो भी अपान वायु ही देखती है। तो प्राण, अपान, समान, एक होती है उदान। उदान वायु कौन सी? तो
तो जो हमारा मैंने बताया नासिका से नीचे कंधे तक एक होता है जो इसके ऊपर काम करता है, जिसको हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से स्वाद लेते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, ये होता है उदान। और एक और होता है ज्ञान। तो ये पांचों, ये ज्ञान जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। जब हम लेते हैं तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है और अलग अलग फंक्शंस करता है। तो मैंने आपको बताया अन्नमय कोश, दूसरा बताया प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में ये पांचों जो है वो डिवीजन है। पांचों डिवीजन अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जब पूजा होती है तो पंडित जी भोग लगाते हैं। सब धर्मों में अलग अलग प्रकार की पैटर्न है। और जब भोग लगाते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम प्राणाय स्वाहाम, अपानाय स्वाहाम, व्यानाय स्वाहाम, दानाय स्वाहाम, समानाय स्वाहाम। ये क्या है? तो जो भोग लगा रहे हैं हम, उससे हम जो भोजन ले रहे हैं, ये पांचों जो प्राण है हमारी, जो डिवीजन है, उनको बराबर इससे पोषण मिले और ये उनका जो काम है, जो काम है वो बराबर करें। उदान से हमारा मस्तिष्क ठीक रहेगा, हमारी ज्ञानेंद्रियां सही रहेंगी। अपान से जितना भी नीचे वाला मामला, अगर कब्ज हो गई तो समस्या गैस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, बीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, अनेक कॉम्प्लिकेशंस इकट्ठे होंगे। इसलिए ज्ञान अपान का भी काम करना उतना ही जरूरी है। तो इसलिए प्राणमय कोश ये दूसरा सेल है। तीसरा सेल एक होता है मनोमय कोश। आपको आश्चर्य लगेगा, पश्चिम के फिलोसोफर्स केवल शरीर और बुद्धि को मानते हैं, वो मन को नहीं मानते, माइंड। लेकिन अब वो मन को मानने लगे, क्योंकि उनके ही फिलोसोफर्स ने मन पे काम करना शुरू किया। फ्रायड का नाम आप सबने सुना होगा। फ्रायड ने मन पे काफी काम किया और अब तो बहुत विचार उनके पास आ गए हैं। तो ये जो मनोमय कोश है, ये मनोमय कोश क्या करता है? तो हमारा जो मन है, इसमें कल्पना, विचार, मन से आते हैं सारी चीजें। तो अगर मनोमय कोश हमारा ठीक रहा, तो बच्चे का जब विकास हो रहा है शरीर के साथ, प्राण के साथ, मैडम योगा की टीचर है, वो जानती है, वो आपसे प्राणायाम करवाती होंगी। वो प्राणायाम क्यों करवाती है? प्राणायाम में 3 चीजें हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये पांचों प्राण आपके उस बच्चे में जो है वो संतुलन में आए। ये मैडम करवाती होंगी आपसे प्राणायाम, वो इसीलिए करवाती है कि पांचों जो प्राण है वो संतुलित रहे और सारी चीजें व्यवस्थित रहे। वैसे मनोमय कोश, तो मन में जो कल्पनाएं बच्चे की आएंगी, जो विचार मन में बच्चे के आएंगे, वो सकारात्मक आए। हम चाहते तो हैं, कल्पना तो करते हैं, विचार भी करते हैं, अच्छा, लेकिन बच्चा वैसा हो ये जरूरी नहीं। इसलिए फिर केवल कल्पना से काम नहीं चलेगा, केवल विचार मन में लाने से काम नहीं चलेगा। फिर उसके लिए जो कहा जा रहा है, जो लिखा गया है, वो करना होगा। तभी जाके फिर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश ठीक होगा। फिर चौथा एक और कोश होता है, वो होता है विज्ञानमय कोश। अब ये विज्ञानमय कोश क्या होता है? तो खासकर ये फीलिंग्स पे काम करता है। जो हमारी भावना होती है ना, हमारी जो संवेदना होती है ना, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है वो जन्मत ही इतने संवेदनशील होते हैं कि माँ को कुछ हो जाए तो उसको तकलीफ होने नहीं देते। कुछ बच्चे माँ कुछ भी करो उसको कोई लेना नहीं होता। तो जो संवेदनशीलता जो है वो आती है विज्ञानमय कोश से। और फिर 5वां फोल्ड जो है वो उस आत्मा का फोल्ड है, जिसको हमने कहा एनर्जी। तो ऐसे जो 5 फोल्ड डेवलप होते हैं इस पूरे इस पीरियड में, और 5 फोल्ड को सही से डेवलप करने के लिए, जैसे मैडम जो मेडिकल साइंस है वो पूरा टेक केयर करता है आपके अन्नमय कोश को, व्यवस्थित शरीर है। जैसे मैडम ने भी बहुत टेक्निकली बताया कि अगर 2 फेटस हो जाए तो क्या, 1 हो जाए तो क्या, एक कॉमन से सप्लाई अगर 2 हो रहा है तो एक कमजोर हुआ, 1 होगा। ये सब पे ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को जो काम, यानी माँ को जो काम करना है, माँ के परिजनों को जो काम करना है, परिवार में जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको जो काम करना है, वो इन 5 फोल्ड की चिंता करने के लिए मुझे काम करना है। अब एक और चीज होती है, कई बार माता पिता के मन में एक और आता है, तो मैडम ने भी कहा था कि जो जेनेटिक इश्यूज आते हैं, यानी जो समस्या माँ पर है या पिता पर है, तो हमको ये सबसे बड़ा डर लगता है कि जेनेटिक इश्यूज के कारण हमारे आने वाले बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या पिताजी का स्वभाव बहुत गुस्से है तो कहीं ये बच्चा भी तो गुस्से वाला पैदा नहीं होगा, ऐसा कई बार लगता है। तो क्या इसको ठीक करने का भी कोई मेथोडोलॉजी है क्या इस पीरियड में, ताकि हमारे बच्चे में कम से कम वो समस्या ना आए? आपने सबने चरक का नाम सुना, एक आयुर्वेद में बड़ा नाम है। अपने यहाँ क्या हो गया, देश में सारी चिकित्सा पद्धतियां अपने आप में बहुत उत्कृष्ट हैं।
और इसके लिए सरकार ने अभी एक आयुष डिपार्टमेंट भी इसलिए गठन किया कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धांत तो मिलकर एक आयुष किया और इधर एलोपैथी सब मिलकर अपना एक काम करें, ऐसा एक विचार अब बनने लगा है। तो किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी भी थेरेपी, सब मिलकर काम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो चरक ने कहा संस्कारो ही गुणानां तराधन मुच्यते, यानी क्या, तो दुर्गुणों, दोषों, विकारों का परिहार, गुणों का परिवर्तन कर नवीन गुणों के आधार पर उस बच्चे में ऐसा परिवर्तन लाना ही संस्कार है। मतलब हमको जो लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए जो भी चीजें करते, तो जो मैं बात अब उस संस्कार ही कर नहीं रहा हूं, क्योंकि 12 सेशंस आपको गर्भाधान संस्कार में मिलने वाले हैं, उसके विशेषज्ञ अलग होंगे जो गर्भाधान संस्कार की विधि को करते होंगे, लेकिन इस संस्कार से क्या लाभ हो सकता है ये चरक ने कहा है। मैंने वो बात आपके सामने कही कि संस्कारों के माध्यम से जिन दोषों का हमको आशंका है, जिन विकारों को लेकर हमको आशंका है, जिन दुर्गुणों को लेकर हमको आशंका है, उससे भी बचा जा सकता है अगर हम ये गर्भाधान जो ये संस्कार है हमारा, 19 जो संस्कार है हमारा, पूरे हमारे जो 16 संस्कार है इनका विधान इसलिए किया गया कि उन दोषों से व्यक्ति दूर रहे, एक उत्कृष्ट बच्चा हमको मिले। अब कई बार लगता है कि साहब आपको क्या लगता है कि गर्भ के अंदर ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो तय हो जाती है बच्चे, जैसे अनुवांशिकता से हो सकता है उसकी ऊंचाई, उसका रंग, उसके अंदर जो चीजें माँ बाप से वो गुण स्वभाव लेता है, वो संस्कार के माध्यम से हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाए, पर ऐसी क्या चीज है, तो शास्त्र जो कहता है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या गर्भ के अंदर तय हो जाता है, तो फिर बाकी जो है करना आप कर लेंगे। शास्त्र कहता है आयु कर्म च वित्तंच, आयु कर्म च वित्तंच विद्या निधनमेव च। आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन पंचेत्यानपि सृजन्ते गर्भस्थ सेव देहिना, यानी गर्भ के अंदर ही बच्चे के भाग्य में आने वाला जो बच्चा है वो क्या चीजें लेके आने वाला है, ये 5 चीजें गर्भ में ही तय हो जाती है। वो पहली होती है आयु, दूसरी होती है इसकी कर्म, यानी वो क्या काम करेगा, तीसरा होता है वित्त, यानी उसका धन संसाधन समृद्धि उसके पास क्या होने वाली, चौथी होती है विद्या और कैसी विद्या ग्रहण करने वाला है, और 5वां होता है उसका निधन कैसे होने वाला है। तो ये 5 चीजें गर्भ के अंदर ही व्यक्ति की तय हो जाती है, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अब हम कैसा बच्चा चाहते हैं, उसकी आयु कैसी है, उसके पास कैसी विद्या है, उसके पास कितना धन है, उसका निधन श्रेष्ठ हो या दीनता की अवस्था में हो, ये माता पिता ही उसकी गर्भ के समय तय कर सकते हैं। और इसके लिए केवल 3 चीजें मैं आपसे कहूंगा जिस पर ध्यान देना चाहिए, शायद उसमें सारी बातें आ जाएंगी। पहला होगा कि माता का आहार विहार क्या, दिन क्या खाए क्या न खाए, दोनों चीजें, कहाँ जाए कहाँ न जाए, सारी बातें आ जाएंगी इसमें। आजकल गर्भ संस्कार को लेकर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पुस्तकें हैं, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, आपको करना यही है मोबाइल निकाल के ढूंढते जाना है, अपने सवाल जो बनना आ रहा है उसका उत्तर ढूंढते जाना है, पर उसके ऊपर न जाते हुए डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें एक ऐसा सोर्स होता है जिसको आप रिलायबल नहीं मान सकते अभी भी। तो पहले हमारा आहार विहार क्या हो उस पर हम ध्यान दें। दूसरा, हमारे आचार और विचार क्या हो, हमारा आचरण इस समय कैसा हो, सबका, मतलब मैं केवल जो गर्भवती है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, गर्भवती के लिए तो आहार और विहार आ गया, लेकिन अब ये जो अगले पार्ट है ये परिजनों के लिए लागू होता है, के लिए भी लागू होता है। तो दूसरा है आचार और विचार क्या हो, और तीसरा है हमारा कार्य और व्यवहार क्या। पहले आप देखेंगे, आपकी शायद दादी के जमाने में, माँ के जमाने में 8वें महीने तक काम करते थे, महिलाएं काम करती थी। आप देखो वो तो पुराना जमाना था, शायद हमारी दादियों के आपने किससे सुने होंगे, अरे हमारे जमाने में तो, लेकिन वास्तव में आपको लगता है वो आपका जमाना था दादी, अब तो जमाना बदल गया है, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, हमको पानी वानी भरने नहीं जाना, कोई बात नहीं, मत चाहिए, पानी भरने जाने की जरूरत भी नहीं है, नल घर में आ रहा है, आरओ लगा है, बटन दबाया पानी आ रहा है, नहीं जानी हमारे बात है। लेकिन उसके अलावा हमको वर्कआउट करने के लिए मना किया किसी ने, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर हम आराम तलब माँ की भूमिका में आ जाएंगे तो जो बच्चा होगा फिर वो भी आराम तलब ही निकलेगा,
आप कितना भी कहेंगे कि बेटा ये कर, वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने 9 महीने तक आराम नहीं किया। तो कैसे फिर काम करने वाला और एक जुझारू और एक, आज देखिए बच्चे जो इस प्रकार के आराम तलब वातावरण में रहते हैं, केवल टीवी का चैनल बदल दो, क्या कर लेते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जब वो पैदा होने वाला था, जब वो मेकिंग के फॉर्मेशन में था, हमने क्या क्या इनपुट उस समय दिए। तो इसलिए केवल 3 बातें, आहार विहार, आचार विचार और कार्य व्यवहार, इस पर अगर हमने काम कर लिया तो आप जैसा चाहते हैं वैसी उत्कृष्ट संतान आपको मिल सकती है। और इतने अच्छे डॉक्टर्स आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए हैं, योगाचार्य आपके लिए गाइड करने के लिए हैं, और एक बहुत अच्छा वातावरण होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुफ्त हॉस्पिटल में इस प्रकार का एक प्रयोग हो रहा है। पूरे देश भर में अभी अलग अलग प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। अहमदाबाद में बहुत बड़ा अभिमन्यु प्रोजेक्ट नाम से उन्होंने शुरू किया है, पूरा वो इस प्रकार के संस्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर वो शुरू हुआ है। तो ये प्रयोग अब शुरू हो रहे हैं और दुनिया अपनी तरफ देख रही है ऐसे ही, इस प्रकार से कि भारत से हम इस बारे में भी क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं, और वो हम मानने लगे कि हाँ, अभिमन्यु वाला बात से बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको स्वस्थ, सफल और जैसे मैंने कहा बहुत दीर्घायु वाला एक समृद्ध जो भी संतान हो आपको हो। और खासकर डेंगले मैडम का, प्रिया मैडम का, त्रिवेदी मैडम का, नीतू मैडम का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका जिसने मुझे एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति को भी इतने धैर्य से सुना, तो आपके पेशेंस की भी दाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।